नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वैदिक कॉलेज में। और आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है रेडियो एक्टिविटी। आपके बुक में है लूसेंट केमिस्ट्री से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आप इसको सीरियसली पढ़ना और 2-3 बार देख लेना। ठीक है, तो देखो, कुछ एक जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं ना, तो उनके एलिमेंट्स या कंपाउंड्स क्या करते हैं, कुछ एक इनविजिबल रेज एमिट करते रहते हैं कंटिन्यूसली। ठीक, वो ऐसा करते क्यों? क्योंकि वो सेल्फ डिसइंटीग्रेट हो रहे होते हैं। ठीक है, और इसी फेनोमेना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। और जो इनविजिबल रेज निकल रही होती है उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव रेज। ठीक, अब वो ऐसा सेल्फ डिसइंटीग्रेशन करते क्यों हैं? क्योंकि जो उनका न्यूक्लियर होता है ना, वो बहुत ही अनस्टेबल होता है उनके एटम्स का। ठीक है, अब 1896 में सबसे पहले हेनरी बैक्वेरल ने ये फेनोमेना को इन्वेंट किया था, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यूरेनियम और उसके कंपाउंड जो है इनविजिबल रेज एमिट कर रहे हैं। फिर 1898 में मैडम क्यूरी और शिमडे नाम के बंदे थे, जिन्होंने भी डिटेक्ट किया कि सिर्फ यूरेनियम ही नहीं, ऐसा थोरियम भी करता है, वो भी रेडियो एक्टिव करता है। फिर 1902 में मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पियर क्यूरी ने एक यूरेनियम का मिनरल है पिच ब्लेंड, उसमें देखा कि वो तो यूरेनियम से भी 4 गुना ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी कर रहा है। ठीक, और मैडम क्यूरी ने ही इन्वेंट किया था रेडियम को, किससे? पिच ब्लेंड से। पीरियोडिक टेबल में ना एलिमेंट्स 84 से लेके लास्ट एलिमेंट जो है 105 एलिमेंट नंबर, ये सब अनस्टेबल है, इनके सबके न्यूक्लियस अनस्टेबल है और ये सब के सब रेडियो एक्टिव है। ठीक, अब हम देखते हैं रेडियो एक्टिव रेज क्या होती है और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो, ये जो रेडियो एक्टिव रेज है ना, ये सब कैसे इनको अलग अलग नाम दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? रदरफोर्ड के द्वारा, क्योंकि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यूसली कर रहा था इन पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा करके इन पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ठीक है, तो इस चलते उसने नाम दिया, जो जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और जो पॉजिटिव की तरफ गए तो उसको उसने दिया बीटा रेस का नाम। ठीक है, जो नेगेटिव की तरफ गए उसको उसने नाम दिया अल्फा रेस, और जो सीधा निकल गया उसको उसने नाम दिया गामा रेस, न्यूट्रल है। ठीक, तो इन तीनों का नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने इनको डिटेक्ट किया कि किस पे कौन किस तरीके से बिहेव कर रही हैं जो रेज निकल रही हैं इन एलिमेंट्स से। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि करके प्रॉपर्टीज ऑफ दिस रेज। और देखो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन प्रॉपर्टीज से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आता है। ठीक, तो आप अच्छे से सारी की सारी प्रॉपर्टीज याद करना, कई बार पढ़ लेना, एकदम दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए आपकी। ठीक है, देखो सबसे पहले अल्फा रेस की बात करें तो अल्फा रेस क्या है? हीलियम आयंस के एक स्ट्रीम है। ठीक, जिसका मास कितना है? 4 AMU, और चार्ज उस पर कितना है? +2 यूनिट, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ठीक, जब इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास किया जाता है तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, किस साइड जाती है? हमने अभी बात की थी, नेगेटिव की तरफ चल जाती है ये। ठीक है, और नेगेटिव की तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, इट हैज़ द मैक्सिमम आयोनाइजेशन पावर। देखो, आयोनाइजेशन अलग ही चीज़ है, बस आप इतना याद रखो। ठीक है ना, आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर जो साइंस के स्टूडेंट है वो तो जानते हैं आयोनाइजेशन पावर क्या होती है, आप सिर्फ इतना याद करो कि मैक्सिमम आयोनाइजेशन पावर होती है इसमें। ठीक, इसकी वेलोसिटी लाइट की स्पीड की 1/10 होती है। ठीक, और इसमें पेनिट्रेटिंग पावर लीस्ट होती है, सबसे कम। बीटा रेज और गामा रेज के कंपैरिजन में पेनिट्रेटिंग पावर इसकी सबसे कम होती है। ठीक है, ये भी याद रखना है। मतलब इसमें दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आयोनाइजेशन पावर किसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, और पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा कम किसकी है या ज़्यादा किसकी है, ये याद रखना है। ठीक है, तो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम किसकी है? अल्फा रेस की, और आयोनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसकी है? अल्फा रेस की। ठीक, अब बीटा रेस की बात करें तो बीटा रेस क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं, है ना, तो वो किस साइड जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ जाएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे हम। ठीक, तो इसका मास कितना है? 1/1836 AMU, और चार्ज इस पर कितना होता है? -1 यूनिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है। इसकी आयोनाइजेशन पावर अल्फा रेस से कम होती है। स्पीड इसकी 33 से लेकर 90% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। ठीक,
इसकी पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा रेस से तो ज़्यादा है लेकिन गामा रेस से कम है, ये याद रखना। ठीक, ये बीटा है ना, बीच में है, देखो हर चीज़ बीच में है इसकी। अब इसकी आयोनाइजेशन पावर अल्फा के बाद आया है तो उससे तो ज़्यादा है, पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा से तो ज़्यादा है लेकिन बीटा से कम होगी, ये याद रखना। ठीक है, गामा से कम होगी बीटा की, बीच में है तो किस अल्फा से ज़्यादा बीटा से कम, ये याद रखना। अब गामा के बारे में अगर हम लोग पढ़ें, गामा रेस की प्रॉपर्टी, तो ये क्या है, सीधा सीधा रेडिएशन है जो कि हाई एनर्जी की है। ठीक, अब हम सब जानते हैं कि अगर आपने थोड़ी भी साइंस पढ़ी हुई जूनियर क्लास में भी, तो लाइट क्या है, लाइट फोटोन्स की बनी हुई होती है। ठीक है, और फोटोन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, कंपोज्ड ऑफ फोटोन्स। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता, और ये स्पीड, इनकी स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड के बराबर रहती है। ठीक है, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर मैक्सिमम होती है, ये याद रखना। ठीक है ना, तीनों में मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है, आपकी गामा रेस की, और आयोनाइजेशन पावर लीस्ट किसकी होगी, गामा रेस की ही होगी। ठीक है, और इट कैन पास थ्रू लेड ब्लॉक की 8 सेंटीमीटर अगर चौड़ा भी हो उससे ही पास कर जाता है, और आयरन शीट अगर 25 सेंटीमीटर थिक भी हो उसको भी पार कर जाती है ये। तो सोचो कितनी पावर है इसमें, है ना। 25 सेंटीमीटर थिक कितनी ज़्यादा हो गई, आप समझ ही सकते हो। उसको भी आयरन, वो भी आयरन की, तब भी पास कर जाती है ये। तो कितनी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है इसमें, आप देखो, ये सबसे ज़्यादा एक तरीके से घातक है। ठीक, तो ये था आपका रेडियो एक्टिविटी का पहला चैप्टर। हम इसको कई पार्ट्स में कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे। ये रेडियो एक्टिविटी का पार्ट 1 आप समझिए ये था। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।